जिज्ञासा अध्ययन केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज आपका पहला दिन है। इस नए सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको भौतिक विज्ञान में प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश की विषय, ठीक है? लिख देते हैं। प्रकाश तो आज हम प्रकाश का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या होता है। हम प्रकाश को परिभाषित करेंगे। कैसे करेंगे परिभाषित? एक छोटे से प्रयोग के द्वारा, ठीक है? तो देखिए, हम प्रकाश को परिभाषित करते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक? मान लीजिए इस कमरे का, जिस कमरे में आप बैठे हैं, इस कमरे की सभी खिड़कियों को बंद कर दिया जाए, ठीक है? ये स्विच भी सभी ऑफ कर दिए जाए, सारे स्विच ऑफ कर दिए। इसके बाद सभी खिड़कियों को बंद कर दें, रोशनदान जितने भी हैं सारे बंद कर दें, दरवाजे को भी बंद कर दें, जितनी भी झिल्लियां दिख रही हैं, है ना, जितने भी छिद्र दिख रहे हैं, ये सारे बंद कर दिए जाए। दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, सारे छिद्र, सारी झिल्लियां सब बंद कर दी जाए। स्विच भी सारे ऑफ कर दिए जाए। तो बताइए, इस कमरे में आपको कुछ दिखाई देगा? कुछ दिखाई देगा? नहीं, आपको इस कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब हम क्या करेंगे? स्विच को ऑन कर देंगे। तो स्विच ऑन होते ही आपको इस कमरे में सब कुछ दिखने लगेगा, ठीक है? इस एक छोटी सी घटना से, छोटे से प्रयोग से एक बात सिद्ध होती है। क्या? स्विच ऑन होने से पहले इस कमरे में किसी चीज का अभाव था, किसी चीज की कमी थी, है ना, जिसकी वजह से आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन स्विच ऑन होते ही इस कमरे में एक कोई नई चीज आ गई। उस नई चीज के आगमन से आपको सब कुछ दिखने लगा। तो अब प्रश्न उठता है कि स्विच के ऑन होने पर कमरे में वह कौन सी नई चीज आ गई जिसकी वजह से आपको सब कुछ दिखने लगा? उत्तर है, स्विच के ऑन होते ही इस कमरे में जो चीज आई उसका ये नाम प्रकाश है। वही प्रकाश है। उसकी ही उपस्थिति में आपको सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है? यहां से आपको प्रकाश की परिभाषा मिल जाती है, ठीक है? अब ये जो प्रैक्टिकल हमने किया, इस प्रैक्टिकल के आधार पर जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष के द्वारा हम प्रकाश की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है? क्या हुई प्रकाश की परिभाषा? ध्यान से सुनिए। प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है। एक शब्द आया इसमें नया, विकिरण।
प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारे नेत्र की रेटिना को प्रभावित करके हमें दृश्यों, रंगों तथा वस्तुओं का ज्ञान कराती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारे नेत्र की रेटिना को प्रभावित करके हमें दृश्यों, रंगों तथा वस्तुओं का ज्ञान कराती है। यह प्रकाश की परिभाषा है। इसमें कुछ शब्द आए हैं, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। पहले तो प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारे नेत्र की रेटिना को प्रभावित करके हमें दृश्यों, रंगों तथा वस्तुओं का ज्ञान कराती है। तो इस परिभाषा में ये दो शब्द आए, एक विकिरण और दूसरा रेटिना। ठीक है, अच्छा, विकिरण का क्या अर्थ है? हम कहते हैं प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, तो थोड़ा विकिरण के बारे में समझेंगे। विकिरण किसे कहते हैं? विकिरण, सुनिए, वह ऊर्जा जो निर्वात में भी किरणों के रूप में संचरित हो सकती है, विकिरण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आपको बता दें, ध्वनि विकिरण ऊर्जा नहीं है। ध्वनि जो है ये विकिरण ऊर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि 9th में आपने पढ़ा था कि ध्वनि के संचरण के लिए वायु की उपस्थिति आवश्यक है। ध्वनि के संचरण के लिए हवा का उपस्थित होना आवश्यक है। ध्वनि बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम के संचरित नहीं हो सकती है। लेकिन प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी प्रकार के द्रव्यात्मक माध्यम या वायु की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। प्रकाश बिना किसी माध्यम के किरणों के रूप में निर्वात में संचरित हो सकता है, इसीलिए हम प्रकाश को विकिरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक हो गया? अब एक शब्द आ रहा है इसमें, रेटिना। ये रेटिना क्या होता है? हमारे देखिए, हमारे नेत्र में हमारे नेत्र में तंत्रिकाओं की बनी हुई एक झिल्ली होती है। बल्कि और भी स्पष्ट करूं, हमारे नेत्र के पश्च भाग में तंत्रिकाओं की बनी एक झिल्ली होती है। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उनका प्रतिबिंब इसी झिल्ली पर उल्टा बनता है। ठीक है, मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर देता है, तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। इस झिल्ली को ही रेटिना कहते हैं। नेत्र होता है। तो कोई पूछेगा आपसे, रेटिना किसे कहते हैं? आप बता देना कि हमारे नेत्र के पश्च भाग में तंत्रिकाओं की बनी हुई एक पारदर्शी झिल्ली होती है। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उन वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब इसी झिल्ली पर बनता है, तब वह वस्तु हमें दिखाई देती है। इस झिल्ली को ही हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा प्रकाश की परिभाषा। इसके बाद हम प्रकाश की गुण पढ़ेंगे। प्रकाश की गुण देखिए, नंबर 1,
पहला गुण है, देखिए, प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जिसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जिसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। पर इसको पूरे लिखते हैं। देखिए, तरंग दैर्घ्य उनतालीस एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। दूसरी चीज, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इतनी, ठीक है। और अन्य माध्यमों जैसे पानी, कोई गैस, शीशा, है ना, इन सब में प्रकाश की चाल इससे कुछ कम होती है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अन्य द्रव्यात्मक माध्यमों में कुछ कम होते हैं। कुछ कम, मतलब सबसे तेज प्रकाश किसमें चलता है? निर्वात। तीसरी चीज, प्रकाश फोटॉन नामक ऊर्जा के अति सूक्ष्म पैकेटों से मिलकर बना है। प्रकाश फोटॉन नामक ऊर्जा के सूक्ष्म पैकेटों से मिलकर बना है। ठीक है। अच्छा, चौथी चीज, चौथा, श्वेत प्रकाश। ये जो श्वेत प्रकाश देखते हैं, श्वेत प्रकाश में 7 रंगीन प्रकाश तंगिकाएं उपस्थित होती हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगीन प्रकाश तंगिकाओं का मिश्रण होता है, ठीक है। इन 7 रंगीन तंगिकाओं को कैसे, किस किस रंग की होती है? बैगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल, है ना। तो रंगों के इस क्रम को कैसे याद रखेंगे? देखिए, लिख देता हूं।
श्वेत प्रकाश सात रंगीन प्रकाश तरंगिकाओं का मिश्रण होता है। ठीक है, इन तरंगिकाओं को या इन तरंगिकाओं के रंगों को शब्द के अक्षरों द्वारा स्मरण रखा जा सकता है। बैजनी हब्बी लाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार सरलता से लिखा जा सकता है। देखिए, श्वेत प्रकाश सात रंगीन प्रकाश तरंगिकाओं का मिश्रण होता है। इन तरंगिकाओं के रंगों को शब्द बैज नी हफी नाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार सरलता से लिखा जा सकता है। कैसे? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक हो गया? अच्छा, पांचवी चीज क्या है? देखिए, प्रकाश का गमन पथ सरल रेखीय होता है, यानी किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में चलता है। जैसे अगर मान लीजिए निर्वात है तो इस पे प्रकाश सरल रेखा में चलेगा। अब निर्वात के बाद एकाएक अगर कोई और माध्यम है, जल आ जाए या कांच आ जाए, ठीक है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो मुड़ जाता है, अपनी दिशा से विचलित हो जाता है। अन्यथा एक ही पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ठीक है, अब प्रकाश के इस सरल रेखीय गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण। ठीक है, तो पांचवें नंबर पर हम लिखेंगे प्रकाश किरण की परिभाषा आपको बताइए। क्या बताएंगे? देखिए, प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। छठे नंबर पर हम आपको प्रकाश के केवल 8 गुण बताना चाहते हैं। तो छठे नंबर पर क्या है, सुनिएगा। देखिए, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश की उपस्थिति में हमें अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, और सातवें नंबर पर क्या है, प्रकाश में गर्माहट नहीं होती है ना। जो शुद्ध प्रकाश होता है उसमें गर्मी नहीं होती। आप कहेंगे दोपहर में खड़े हो जाओ बाहर धूप में तो बड़ी गर्मी लगती है। अरे वो गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि सूर्य से पृथ्वी पर केवल प्रकाश ही नहीं आता है ना, इस प्रकाश के साथ साथ अवरक्त विकिरण भी आते हैं।
ये अवरक्त विकिरण प्रकाश में मिले होते हैं। ठीक है, अवरक्त विकिरण के कारण ही हमें गर्मी लगती है, शुद्ध प्रकाश में गर्माहट नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं, शुद्ध प्रकाश में गर्माहट नहीं होती। तीसरा, प्रकाश का गमन पथ। गमन पथ एक ही पारदर्शी माध्यम में सरल रेखीय होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, प्रकाश का गमन पथ सरल रेखीय होता है, जिसे प्रकाश किरण होते हैं। और आठों, जब सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वापस लौट जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल दिशा से कुछ विचलित हो जाती है। ठीक है, तो लास्ट नंबर पे लिखेंगे कि प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन एवं विवर्तन, तीन चीजें। प्रकाश परावर्तन, इनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, आदि घटनाओं में को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसको जरा हम एक बार रिपीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमने परिचय दिया आपको आज प्रकाश का। सबसे पहले क्या बताया प्रकाश के विषय में? मैंने कहा कि प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारे नेत्र की रेटिना को प्रभावित करके हमें इस रंग बिरंगे संसार का बोध कराती है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारे नेत्र की रेटिना को प्रभावित करके हमें दृश्यों, रंगों तथा वस्तुओं का ज्ञान कराती है। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें एक शब्द आया विकिरण ऊर्जा। तो ये क्या परिभाषा बताई मैंने विकिरण ऊर्जा की? ठीक है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई, वह ऊर्जा जो बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी किरणों के रूप में संचरित हो सकती है, विकिरण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, रेटिना की नेत्र के पश्च भाग में, जो नेत्र होता है इसके पश्च भाग में पारदर्शी झिल्ली होती है। जब उस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के द्वारा बनता है तब वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, उस झिल्ली को हम रेटिना कहते हैं। अगली चीज प्रकाश के गुण। देखिए,
प्रकाश के गुणों के विषय में क्या बताया मैंने? प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जिसकी तरंग है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अन्य द्रव्यात्मक माध्यमों में इसकी चाल कुछ कम होती है। ये आप अपने शब्दों में लिखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है। जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसकी चाल अन्य द्रव्यात्मक माध्यमों में कुछ कम होती है। प्रकाश फोटॉन नामक ऊर्जा के सूक्ष्म पैकेटों से मिलकर बना है। ठीक है, प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों से मिलकर बना है। ऊर्जा के कुल पैकेटों को हम फोटॉन, प्रोटॉन मत कहना, फोटॉन। अभी श्वेत प्रकाश 7 रंगीन प्रकाश तंगिकाओं का मिश्रण होता है। इन तंगिकाओं के रंगों को शब्द बैजिनी हल्की नाला के अक्षरों के क्रम में, अक्षरों के क्रम के अनुसार सरलता से लिखा जा सकता है। ठीक है, 5वें नंबर पर क्या है? कह सकते हैं आप, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी किरणों के रूप में संचरित होता है। तो हम इसको यहां पे लिख ही दे। देखिए 5वें नंबर पर, प्रकाश के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं। ठीक है, यह निर्वात में भी किरणों के रूप में संचरित हो सकता है। छठा क्या है? शुद्ध प्रकाश में गर्माहट नहीं होती। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि ये धूप में गर्मी क्यों होती है, तो क्या बताओगे? उसमें धूप जो होती है ना, इसमें प्रकाश के अलावा अन्य प्रकार के विकिरण भी उपस्थित होते हैं, जिन्हें आवर्त विकिरण कहते हैं। उनकी वजह से गर्मी होती है। प्रकाश का गमन पथ सरल रेखी होता है, जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। निर्वात में जो है प्रकाश सरल रेखी पथ पर चलता है, उसी को हम प्रकाश किरण कहते हैं। अगला जो प्रकाश है वो परावर्तन, अपवर्तन, परिकीर्णन आदि घटनाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये 8 गुण हो गए। अब हम इसमें अपने आलोक जी से पूछेंगे, आलोक जी, इसमें कोई ऐसा शब्द बताइए जिसका अर्थ आप नहीं जानते। बताइए, पूछिए हमसे। जैसे मैंने आपको विकिरण का अर्थ बता दिया, रेटिना का बता दिया, है ना। तरंग है, आप जानते हैं क्या होता है? सर वो लहर जो वो तरंग जो निर्वात में भी चलती है। तरंग धैर्य मैं आपको समझा, ये तरंग धैर्य क्या होता है? देखिए, तरंग ऐसा है, जब प्रकाश संचरित होता है, सुनिएगा ध्यान से, जब प्रकाश किरणों के रूप में संचरित होता है तो प्रकाश की रचना करने वाला प्रत्येक फोटॉन ऐसे सीधे आगे नहीं जाता है। फोटॉन यूं सीधे आगे नहीं जाता है। पूछो फिर कैसे जाता है? देखो, फोटॉन
अपने ही स्थान पर अनुप्रस्थ कंपन करते हुए ऊपर नीचे। देखो, जो कंपन किरण के चलने की दिशा में होते हैं आगे पीछे, उन्हें अनुदैर्घ्य कंपन कहते हैं, और जो कंपन किरण के चलने के अभिलंबवत होते हैं उन्हें अनुप्रस्थ कंपन कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश चलता है तो प्रकाश की रचना करने वाले फोटॉन अनुप्रस्थ कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जब प्रकाश निर्वात में अथवा किसी माध्यम में सरल रेखी पथ पर संचरित होता है तो प्रकाश की रचना करने वाले फोटॉन उस सरल रेखी पथ के अभिलंबवत अपने ही स्थान पर कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कोई फोटॉन अपने एक संपूर्ण कंपन के दौरान, एक फोटॉन अपने संपूर्ण कंपन के दौरान जितनी दूरी आगे चलता है वह दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। नहीं आया समझ में? दोबारा फिर देखिए, प्रकाश की रचना करने वाला फोटॉन अपने एक आवर्त काल में जितनी दूरी चलता है वह दूरी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। जैसे भाई प्रकाश सरल रेखी पथ पर संचरित हो रहा है तो फोटॉन उस सरल रेखी पथ के अभिलंबवत ऊपर नीचे कंपन करेगा। फोटॉन को एक पूरा कंपन करने में मान लो 0.1 सेकेंड लगेगा। एक पूरा कंपन करने में मान लो 0.1 सेकेंड लगेगा। मान लो, ये सत्य नहीं है, वो तो बहुत जल्दी कंपन करता है, लेकिन एक समझने के लिए मान लो कि फोटॉन को अपना एक पूरा कंपन करने में कितने सेकंड लग रहे हैं? 0.1। तो 0.1 सेकंड में वह फोटॉन कंपन करने के साथ साथ जितनी दूरी आगे बढ़ गया वह दूरी क्या कहलाएगी? तरंग है। ठीक है, और इसकी 9th क्लास में परिभाषा भी लिखाई गई है, ध्वनि वाले पाठ में लिखाई गई है, वहां पढ़ेंगे तो और समझ आएगा, एक बार देख लीजिएगा। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश जब सरल रेखी पथ पर संचरित होता है तो प्रकाश की रचना करने वाले फोटॉन अपने ही स्थान पर अनुप्रस्थ कंपन करते हैं। ठीक है, एक अनुप्रस्थ कंपन में लगने वाला समय आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, इस एक आवर्त काल में प्रकाश द्वारा चली गई सरल रेखी दूरी उसकी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। आगे आवश्यकता पड़ने पर आपको हम ये लिखा भी देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया, प्रकाश का परिचय दे दिया। ठीक है, अब आपसे हमारा ये अनुरोध है कि आप घर जाकर रफ में, है ना, अपने दिमाग से जो कुछ मैंने बताया, वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा घर में, है ना, तो उसमें प्रकाश की परिभाषा, विकिरण की परिभाषा सब मैंने बताइएगा। फिर प्रकाश के गुण मैंने आगे आगे लिखे हैं, मैंने लिख दिया, ये सीधे लिखा है तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच, आप पूरा लिखेंगे। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ठीक है, ऐसे ये चीज पूरी लिखेंगे। सेंटेंस मैंने आगे छोड़ दिया, आप इसको पूरा लिखेंगे। क्यों पूरा? आप कंप्लीट प्रकाश के 8 गुण, आप प्रकाश की परिभाषा याद कर लेंगे। छोटी मोटी बातें, विकिरण क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है, इनको भी परिभाषा के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, और ये प्रकाश के 8 गुण याद कर लेंगे। इसमें अगर कहीं पर कभी भी कोई भी दिक्कत आए लिखते समय तो मेरा संपर्क सूत्र आपके सामने है 9719530441, है ना। इस पर आप हमसे अपने घर से ही पूछ सकते हैं। मान लीजिए लिखते समय आप भूल गए कि सर जी ये तरंगदैर्घ्य की परिभाषा नहीं आ रही है, या ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है थोड़ा बता दीजिए, है ना, तो तुरंत आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। बस निवेदन इतना है कि कल अगर तो पढ़ने यहाँ आए तो प्रकाश के 8 गुण आप जरूर याद करके आए, क्योंकि कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के बारे में बहुत सारा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपवर्तन, उसके बारे में बहुत सारा पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा पाठ्यक्रम आगे चलेगा। बस आज
का जो है आज की सफाई यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अभी कोई दिक्कत है आपको तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। 39,000 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम 3900 एंगस्ट्रम। ये एंगस्ट्रम क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए सुनिए, एंगस्ट्रम लंबाई का अति सूक्ष्म मात्रक है। ठीक है, एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, देखिए एक एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये थोड़ा मैं आपको पढ़कर समझा दूं। 1/1 के आगे 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर। ठीक है, जरा इसे पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, तो हो गया 1 मीटर के 10 अरबवें भाग। 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को एक एंगस्ट्रम कहते हैं। और सरल भाषा में, जैसे मान लीजिए कोई चीज 1 मीटर लंबी है, एक स्केल है आपके पास 1 मीटर लंबी, उसको छोटे छोटे उसके 10 अरब हिस्से कर दिए जाए। एक हिस्सा कितना छोटा हो जाए, बहुत छोटा, उसी को हम क्या कहेंगे, एक एंगस्ट्रम। कोई पूछे एंगस्ट्रम क्या होता है, आप कह दीजिएगा क्या, 1 मीटर के 10 अरबवें भाग एक एंगस्ट्रम कहते हैं। ये जो एंगस्ट्रम है ये लंबाई का अति सूक्ष्म मात्रक है। इसका उपयोग अति सूक्ष्म लंबाइयों को मापने के लिए किया जाता है। एंगस्ट्रम का उपयोग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने में, एक्स किरणों की, तो एक्सरा होता है ना, ठीक है, तो एक्स किरणें भी तो प्रकाश की तरह होती है, तो एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य मापने में, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने में, ठीक है, और परमाणुओं की त्रिज्या वगैरह मापने में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है किसका, एंगस्ट्रम का। ठीक है, तो एंगस्ट्रम अति सूक्ष्म लंबाइयों को मापने का एक अति सूक्ष्म मात्रक है। ठीक हो गया, परिभाषा क्या हो गई, 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को एक एंगस्ट्रम कहते हैं। ठीक हो गया, और कोई दिक्कत? ठीक है, बस आज यही पर समाप्त करते हैं।